हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिखा शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा मैथ्स कॉर्नर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो एक इस टाइप का एक्सप्रेशंस तो आपने देखा होगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। कैसे? लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसकी ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है, इसमें दो टर्म है, तो इसकी टर्म या तो कांस्टेंट वैल्यू हो कोई या फिर प्रोडक्ट हो किसका, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अब लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में कहेंगे इसको लीनियर इक्वेशन। क्यों इसको लीनियर तो इसलिए कहेंगे बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो तो कितनी है, 1, तो इसलिए कहेंगे इसको लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन एंड इन वन वेरिएबल क्या होगी, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, या तो कांस्टेंट टर्म हो, इसकी एवरी टर्म या तो कांस्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो कांस्टेंट और वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर 1 हो और एक वेरिएबल यूज हो रहा हो, तो उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और जो इस टाइप के एक्सप्रेशन हो, ठीक है, क्या डिफरेंस है दोनों में? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि क्या इसमें तो वन वेरिएबल यूज हुआ है सिर्फ एक्स, और यहाँ पर हमने दो वेरिएबल यूज कर दिए हैं, एक्स और वाई। ठीक है, दो वेरिएबल है और बाकी ए बी और सी ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं कोई। तो ये क्या हुई, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की इसकी भी क्या है, 1, तो ये इक्वेशन किस टाइप की हो गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और ये कैसी इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया आपको? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल तो हम बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। ठीक है, हम दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम इनके सॉल्यूशन को। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके सॉल्यूशन से मतलब है यहाँ पर x की वो वैल्यू जो यहाँ इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या दे, LHS इक्वल्स टू RHS देते, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो x की वो वैल्यू इस इक्वेशन का क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, एक चीज़ इसमें नोट करने के लिए है और याद रखने वाली भी है कि जो सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का वो ऑलवेज कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन हैज़ ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर x की सिर्फ ऐसी एक ही वैल्यू होगी जो यहाँ पर पुट करने के बाद हमें क्या देगी, LHS इक्वल्स टू RHS देगी, या फिर x की एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमेशा क्या रखेगा, ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला। ठीक है, अब तो आप देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कि जो हमारे दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होगी वो किस टाइप का सॉल्यूशन रखेगी। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ax प्लस के by प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें कितने वेरिएबल यूज हैं, टू वेरिएबल, तो इसलिए ये क्या हुई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और जो ये a b और c है ये कोई रियल नंबर है। ठीक है, लिख लेते हैं a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो
इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा जो हमारा ये वेरिएबल है x और y, तो x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें वही LHS इज इक्वल टू RHS दे, तो ये वैल्यू इसकी इक्वेशन की क्या कहलाएगी? इसका सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है, ये जो पेयर है हमारा एक्स वाई का, ये इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कहलाएगी। कब? अगर ये इसको सेटिस्फाई करे या फिर LHS इक्वल्स टू RHS दे। एक ही बात है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने के वाला है कि एक बात तो ये वाली याद रखने की है कि जो ये पेयर होगा ये हमेशा यूनिक नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी एक्स वाई की ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो हमारी टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये x1 y1 भी हो सकता है। ठीक है, x2 y2 भी हो सकता है, x3 पता नहीं कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पॉइंट क्या है नोट करने वाला, हम कहेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमेशा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी वो हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगी। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन रखेगी, कितने भी सॉल्यूशन रख सकती है। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी वो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगी। ठीक है, आया आप लोग को समझ में सॉल्यूशन वन वेरिएबल भी और टू वेरिएबल भी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज इसका ना एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखती है। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया 3x + 2y इज इक्वल टू 14। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैंने अगर x बराबर 0 पुट कर दूँ और y इज इक्वल टू पुट कर दूँ 7। ठीक है, तो देखते हैं इसे सेटिस्फाई कर पाती है नहीं। 3 × 0 और 2 × 7 इज इक्वल टू 14। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा 14 इज इक्वल टू 14, तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर 0 और y बराबर 7 इस इक्वेशन का क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी मेरे माइंड में एक और वैल्यू आ रही है। अगर मैं x इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल टू यहाँ पर 4 पुट कर दूँ, पुट करके देखते हैं इसको यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 + 2 × 4 इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया 6 + 8 इज इक्वल टू 14, और ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 14। ये फिर से इसने सेटिस्फाई कर दिया, LHS इक्वल टू RHS दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरा पेयर था x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4, ये भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमें और भी बहुत सारे पेयर मिल सकते हैं जो कि हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रख सकती है। ठीक है, आप अब क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये दो टर्म यूज़ किए, एक तो कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। देखते हैं ये क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमेशा हम अब टू वेरिएबल वाली इक्वेशन को की बात करेंगे, इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल वाली इक्वेशन की बात नहीं करेंगे, इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट टर्म क्या होती है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट कब कहेंगे किसी लीनियर सिस्टम को। यहाँ पर लीनियर सिस्टम क्यों यूज़ किया हुआ है, क्योंकि लीनियर सिस्टम यानी कि उसमें जो हमारा सिस्टम है उसमें हमेशा हम एक लीनियर पेयर, मतलब जो इक्वेशन है वो हमारी दो इक्वेशन की बात करेंगे, इसीलिए हमने उसको लीनियर सिस्टम बोला है। ठीक है, तो हमारा लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा, कब, जब हमारा लीनियर सिस्टम यानी कि टू लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। अब टू लीनियर इक्वेशन होगी, टू वेरिएबल, तो दो ही हमारे पास अननोन होंगे। ठीक है, तो इफ इट हैज़ एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमारा लीनियर सिस्टम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रखता है, ठीक है, तो वो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा,
कंसिस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में? अगर हमारा इक्वेशन का पेयर या फिर हमारा लीनियर इक्वेशन सिस्टम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रखे, कम से कम एक सॉल्यूशन तो रखे ही रखे, एक से ज़्यादा भी रख सकता है, तो वो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। और इनकंसिस्टेंट क्या होगा? इनकंसिस्टेंट में क्या हो जाएगा? जब हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हमारा सिस्टम कोई भी सॉल्यूशन नहीं रख रहा, एक भी सॉल्यूशन उसका नहीं है, तो हम तब क्या कहेंगे कि वो जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है? इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ऐसे भी हमारे पेयर्स होते हैं लीनियर इक्वेशन के कि वो कोई भी मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखते। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। अब कंसिस्टेंट के तो बहुत सारे हैं, इनकंसिस्टेंट के बता देती हूँ। जैसे कि एक हो गया x+y=3 और दूसरी इक्वेशन हो गई 2x+k=y7। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी कि x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर पाएगी। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ? ये सिस्टम कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, आया आपको समझ में? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कंसिस्टेंट कब होगा? जब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन रखे, और इनकंसिस्टेंट ऑफ सिस्टम कब होगा? जब वो कोई सॉल्यूशन ना रखे। ठीक है, हैज़ नो सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी, यानी ठीक है, यानी कि सॉल्वेबिलिटी की कंडीशंस क्या होगी। अगर मान लिया हमारे पास एक लीनियर सिस्टम है इक्वेशंस का, एक a1x प्लस b1y और प्लस के c1 बराबर 0, एक पेयर है मतलब इक्वेशंस का, और दूसरा है a2x प्लस b2y और प्लस के c2 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सोल्व किए बिना हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट है। मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन रख रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रख रही है, या फिर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये दोनों यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। ए यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कब? यदि इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अगर a1/a2 इट मीन्स ये वाला a1 और ये वाला a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन रखेंगी। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या बोलता है। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेंगी कब? इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए, इसका मतलब होगा कि ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस हैं इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और लास्ट और थर्ड पॉइंट पर आते हैं नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन कब रखेंगी? इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो नो सॉल्यूशन रखेगा। नो सॉल्यूशन रखेगा इट मीन्स ये सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट तभी तो होता है जब हमारा पेयर जो है वो कोई सॉल्यूशन ना रख रहा हो। आया आप लोगों को समझ में? इसको हम रेशो टेस्ट भी बोलते हैं, जब हम रेशो से पता लगाते हैं। रेशो ही तो है ये a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। तो एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का पेयर है, तो हम पता लगा रहे हैं कि ये कब यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगी और कब ये नो सॉल्यूशन रखेगी। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, इट मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन रखेगी।
अगर a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 है तो मतलब ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगी। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, यानी कि सिस्टम हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ये नो सॉल्यूशन रखेगी। ठीक है गाइस, इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्न करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड से कैसे पता लगाएंगे कि हमारा लीनियर इक्वेशन का पेयर कब तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, कब नो सॉल्यूशन रखेगा और कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। तो जब हम इन लाइंस को ये जो पेयर है हमारा लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिले अगर इस तरह से, एक L1 और दूसरी L2। ठीक है, तो अगर हमारी ये दोनों स्ट्रेट लाइन कट करें यानी कि इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को किसी पॉइंट P पर, ठीक है, जहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, अल्फा और बीटा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हमारा ये सिस्टम लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो क्या रखेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, और किस नंबर पर रखेगा, x बराबर अल्फा और y बराबर बीटा। इन पॉइंट्स पर ये सिस्टम हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। कब रखेगा यूनिक सॉल्यूशन, अगर हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो किसी पॉइंट P पर। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा केस क्या बनता है, अगर हमारे ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हूँ, मतलब कोइंसाइड कर रही हूँ मतलब दोनों ही लाइन इक्वल हो, L1 भी वही हो और L2 भी वही हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये सिस्टम है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इट हैज़, यहाँ पर लिख देते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी तो हम कहेंगे कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है वो क्या रखेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, जब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन L1 और दूसरी L2 एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, तो हम क्या कहेंगे, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं रखेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं अपने ग्राफ को। तो अगर हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो किसी एक यूनिक पॉइंट पर, ठीक है, P पर, तो हमारा जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है वो क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, और उन्हीं पॉइंट पर रखेगा जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा दूसरा केस क्या था कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के कॉइंसाइड हो, मतलब दोनों एक ही लाइन हो, इक्वल हो एक दूसरे के, तो ये क्या रखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेंगे। और हमारा थर्ड और लास्ट रिजल्ट था कि अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल आ रही है, तो हमारे सिस्टम क्या रखेगा, नो सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, आया आप लोग को अच्छे से समझ में। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा है उसको सबको मैंने एक जगह एक टेबल में इकट्ठा किया है। ठीक है, तो इस टेबल से याद करने में बहुत आसानी होगी और समझने में भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये टेबल। तो मैंने ऊपर लिखा है कंपेयर ऑफ रेशो। सबसे पहले हमने रेशो टेस्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो सिस्टम है कब नो सॉल्यूशन रखता है, कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है और कब यूनिक सॉल्यूशन रखता है। ठीक है, फिर अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन से, और फिर उसकी देखी थी कंसिस्टेंसी। तो चलिए समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 हो तो इसका मतलब क्या है कि वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, बिल्कुल कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन ही बोलती है कि इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है, तो वो क्या रखेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है, और कंसिस्टेंसी कैसी होगी, वो भी कंसिस्टेंट होगा।
और तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये सिस्टम क्या रखेगा, नो सॉल्यूशन रखेगा। और कंसिस्टेंसी कैसी होगी, वो इनकंसिस्टेंट होगा बिकॉज इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, आया आपको समझ में? इस टेबल से बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों को याद रखना कि कब नो सॉल्यूशन रखेगा, कब यूनिक और कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा। तो फ्रेंड्स आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो में मैंने जितना भी कराया, हमने जितना भी किया, अच्छे से समझ में आया होगा। सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लीनियर इक्वेशन का बेसिक है। ठीक है, तो कल इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, समझ में आई है तो भी लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर पूछना चाहते हैं मुझसे कुछ भी क्वेश्चन या फिर बताना चाहते हैं मुझसे कुछ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो कल फिर देखते हैं इसके आगे का पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय।